Hello everyone. Now I'm going to in this lecture talk about coordinate geometry as well as calculus. तो coordinate geometry से start करते हैं कि हमारे पास coordinate geometry होता क्या है and what importance does it serve when we are going to talk about physics. In what sense will coordinate geometry be beneficial for us और किस तरह से physics हमारा improve कर सकता है coordinate geometry. फिजिक्स में जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स आते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैकेनिक्स, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आप ग्राफ बना के आसानी से उसके आंसर को या सोल्यूशन को देख सकते हैं, या फिर कुछ इक्वेशंस अगर आपको पता है तो उनके बेसिस पे आप आराम से बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि ग्राफ क्या बनने वाला है इस गिवन वेरिएबल का इस गिवन वेरिएबल से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स व्हिच डील्स विद कार्टेशियन प्लेन एज वेल एज द स्पेसिफिक पॉइंट का जो हमारे पास एड्रेस होता है या फिर उसकी जो लोकेशन होती है उसको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स में लिखने के तरीके को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पूरे को चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो हमारे पास इस तरह से अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सेस बना देता हूं, वैसे हम जेड भी बना सकते हैं बट हम लोगों को सिर्फ दो ही एक्सेस की जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा एंड इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, लेकिन हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये कहना है कि भाई हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हमारा ऑब्सेशन जो होता है वो होता है किसी भी पॉइंट के एड्रेस को पता करने से। एड्रेस मतलब इसके स्पेसिफिक पोजीशन को पता करने से। तो जैसे अगर एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो दूरी है एक्स एक्सिस से वो है वाई, और इसकी जो दूरी है वाई एक्सिस से वो हमारे पास है एक्स। तो इसका मतलब हम लोग डिस्टेंस के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस हमें पता है, ओरिजिन इसको 0,0 कहा जाता है, और इसकी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट के बेसिस पे एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो उसके दिमाग में वो पूरे प्लेन को x और y एक्सिस में डिवाइड कर सकता है। कोई एक लाइन को x मान लेता है और दूसरे लाइन को y मान लेता है। अब वहां पर खड़े खड़े वो किसी भी पॉइंट के बारे में बोल सकता है। जैसे वो बोलेगा कि मैं 2,3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो एनीवन इन द यूनिवर्स और उसके आसपास जो भी खड़े हैं उनको पता चल जाएगा भाई 2,3 कौन सा पॉइंट है। तो बेसिकली एक एड्रेस को एसोसिएट कर देता है किसी पॉइंट से, एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड दैट पॉइंट। तो इसमें हमें क्या जानने वाली बात है, इसमें फिजिक्स में हमारा क्या यूज होने वाला है। देखो फिजिक्स में हमें पहली बात तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास ऐसा है, जैसे मान लीजिए x बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है, और मैंने बोला कि यहां पर हमारा जो है x1 y1 हमने इसका ले रखा है, और यहां पर हमने ले रखा है x2 y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि सिंपली हमारे पास s विल बी इक्वल टू, इसकी अगर हम बात करेंगे यहां पर हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। वो शायद ट्रिग्नोमेट्री में शायद उधर नहीं बताया होगा, बट पाइथागोरस थ्योरम इज लाइक दिस कि हमारे पास मान लीजिए अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास इस तरह से कि भाई हमारे पास ये अगर मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, ये हमारे पास बी बोल दिया, और ये 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो सी स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसका y, इस पॉइंट का यहाँ से दूरी कितनी है y2 है ना। ये वाली दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, ये y2 हमारे पास दे रखी है। ये वाली दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है y1, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1। एग्जैक्टली ये हमारे पास x2 है, ये x1 है, तो ये x1 माइनस x2 माइनस x1 हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसको हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, अगर हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं। और बाय एक्सटेंशन अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लो z को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाती है उसका फॉर्मूला बेसिकली एक और कोऑर्डिनेट हमारे पास ऐड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
एंड लास्टली हमारे पास z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे काइनेमेटिक्स में स्पेसिफिकली आएंगे, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमारे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में देखेंगे, बट फॉर नाउ टाइम बीइंग दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हमें और क्या जानना है, देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इक्वेशंस के बारे में जानना। तो हम पहले देख लेते हैं भाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें देखना पड़ेगा भाई लाइन होता क्या है। लाइन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जैसे एक्स और वाई हमारे पास है ना, और मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, इसके यहाँ पर कोई भी अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट उठा लोगे, जैसे x1 y1 उठा दिया, इनके बीच में एक सर्टेन कंस्ट्रेंट होगा। दैट मींस इफ यू चूज x, y कैन ओनली हैव अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू। तो इस कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम लोग इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ अ गिवन कर्व। और लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में होती है, जिसमें हमारे पास जो m होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो जाता है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब इसका मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का बेसिकली मतलब होता है कि वो लाइन x एक्सिस पे कहां पर क्रॉस कर रही है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और m हमारे पास क्या होता है, m हमारे पास बेसिकली होता है, मान लीजिए इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए और यहां पर ये अगर थीटा एंगल पे इसको कट कर रहा है, तो m हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज बेसिकली नथिंग बट tan थीटा। तो c क्या हो जाएगा, अगर मैं इस y एक्सिस को कंटिन्यू करता हूं तो हमारे पास जो c है ना, वो ये c वाली ये दूरी हो जाएगी विद साइन, ऑब्वियसली हम लोग साइन के साथ रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लिख पाते हैं। तो चलो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। लेट्स सी। तो बहुत सिंपल है, हमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसे, तो मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और एग्जांपल में हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास ये x है एंड देन दिस इज y एक्सिस, और ये लाइन इस तरह से जा रही है और यहाँ पर ये y एक्सिस को 0,4 पे कट करती है और यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस से। तो हमारे पास y क्या हमारे पास है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m हमारे पास क्या होता है, ये लाइन x एक्सिस को कितने एंगल पे कट कर रही है, दैट विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्रीज व्हिच इज √3, एंड c इज द point or the coordinate at which the distance from the origin at which it is cutting the y axis। तो हमारे पास c यहाँ पर सीधा कितना हो जाता है, दैट इज 4। तो हमारे पास सीधी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू √3x प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग इस लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा हम एक और चीज करके इसको समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि मान लो थोड़ा सा अलग दे देता हूं, मैंने बोला कि आपको मैंने लाइन इस टाइप की दे दी है, ऐसा है, y से ही जा रही है, यहाँ पर हमारे पास 0,4 पे कट करती है, ये हमें नहीं बताया गया। यहाँ बोल रखा है कि 45 डिग्री पे इधर से कट करती है। अब आप बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक बार ट्राई करो, अगर आता है तो करिए, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इसको हमें कैसे करना है। देखो फिर ट्राई करिए। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर काफी लोग गलती करेंगे कि इसको स्लोप को 45 मान के tan 45 कर लेंगे, लेकिन हमें स्लोप के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई लाइन है, दो लाइन दी है, एक लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है, एक लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है। तो जब हम स्लोप लिखते हैं लाइन का, तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन का एक्स एक्सिस से, जो कि यहाँ पर ये है और इस केस में ये है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉजिटिव एक्स की तरफ से ही हम एंगल ले सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये हो गया, और पॉजिटिव एक्स यहां पर इधर हो जाएगा। इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो तो आप नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। डायरेक्शन बता देते हैं हम लोग, बेसिकली इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो यहां पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, वहां पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेते हैं। ये θ1 हो गया मान लो, राइट। वैसे हमारे पास क्या होता है, यहां की बात करेंगे, यहां पर कट हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बन गई है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन बन गई है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इससे एंगल लेंगे, ये बन जाता है, तो θ2 ऐसे बन जाता है, ऐसा। तो अगर हमें बोलना है कि इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप आराम से आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan θ1 इसका स्लोप हो गया, और इसका जो m2 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू tan θ2। इस तरह से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों के इंडिविजुअली हमने स्लोप्स निकाल लिए। तो
क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात की थी कि tan ऑफ एनी ऑब्ट्यूस एंगल विल बी अ नेगेटिव नंबर, और उसको निकालना क्या वैल्यू वाइज वो हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 45, तो हमें ये नहीं लेना है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, तो ये कितना है 135 डिग्री से, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा tan ऑफ 135। अब प्रॉब्लम है कि 135 निकाले कैसे, तो उसके लिए मैंने एंगल कन्वर्जन सिखाए थे। एंगल कन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा अगर मैं ले रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या होता है माइनस टेन थीटा होता है। ये मैंने एंगल कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 में बताया था, तो आप देख सकते हैं इसमें वीडियो को। और यहां पर हमारे पास क्या होता है कि हमें अब निकालना है क्या 135, तो हम क्या करते हैं इंटेलिजेंटली थीटा को 45 रख देते हैं। अगर मैं थीटा को 45 रख देता हूं तो इधर का क्या बन जाएगा tan ऑफ 135 डिग्रीज, और वो बन जाएगा माइनस ऑफ tan 45 डिग्रीज, तो tan 45 इज 1, तो दैट बिकम्स -1, तो tan ऑफ 135 हमारे पास -1 आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और c की वैल्यू हो जाएगी 4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो -x प्लस 4। तो इस तरह से हमारे पास ये y की इक्वेशन आ गई। ऐसे हम लोग इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, आराम से करना आसान है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमें उसका एंगल चाहिए, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उसके पॉजिटिव x की तरफ से हमें एंगल चाहिए, और हमें बेसिकली y इंटरसेप्ट चाहिए जहां पर वो y को कट करेगा। तो अगर आप इतना निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको लाइन की इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि आपको y इंटरसेप्ट नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपको बोला गया कि हमने ऐसे लाइन बना दी है, यहां पर हमने x1 y1 रखा है और यहां पर हमने x2 y2 रखा है। आप बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। कोई बात नहीं, हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। हालांकि इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं, मैथ्स में बहुत सारे लाइन की इक्वेशंस दिखाई जाती हैं, हालांकि बेस इक्वेशन नहीं रहती है, बट इसको हम कन्वर्ट करके डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं खुद से। बट हम इसी को यूज करेंगे और इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी, और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर देंगे इसको, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। तो हमें सीधा सीधा स्लोप मिल जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमें स्लोप मिल गया। एक बार हमें स्लोप मिल गया, अब आप किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए, जैसे y2 इज इक्वल टू mx1 प्लस c है, तो इस m को उठा के आप यहां रख दीजिए और आपको c मिल जाएगा। आपको दोनों पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, आपको लाइन की इक्वेशन। तो बस इतना है, हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। एक बार लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी अगर आ गई तो हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने में दिक्कत होने वाली नहीं है। बस इतना हमें आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज हमें समझने आनी चाहिए कि भाई रूट या फिर सोल्यूशन ऑफ टू लाइंस क्या होता है। तो इसमें हम सब समझ लेंगे। जैसे हमें कभी कभी सोल्यूशन निकालने जैसे कम जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी ग्राफ आते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो जाती है। तो जब कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए केस बनता है कि हम लोग दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो ऑब्वियसली दे विल कट एट वन पॉइंट, तो हमें वो पॉइंट निकालना पड़ता है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए x और y है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है, तो वो जो x और y होता है वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। तो कभी कभी हमें ऐसी इक्वेशन मिल जाती है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज है इस लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरी चीज उस लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, फाइंड ऐसा पॉइंट जो दोनों पे अप्लाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअली दोनों लाइन पे लाई कर रहा है और दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस। तो इसको हमें अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें बस यही करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर नॉन पैरेलल लाइंस है तो हमारे पास वो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब होता है उनका स्लोप डिफरेंट होगा, दैट्स इट। तो हमारे पास मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू x प्लस 3 और दूसरी इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इनका स्लोप कंपेयर कर लो, डिफरेंट है। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है। तो अगर हमें सोल्यूशन निकालना है इसका कि भाई कहां पर वो दोनों कट करेंगे, तो सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना, वो पॉइंट जो है वो दोनों को दोनों पे लाई कर रहा होगा। तो मतलब वो x का y दोनों पे लाई कर रहा होगा, तो दोनों उस टाइम पे दोनों y सेम हो जाएंगे। तो आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 कर लो,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। वैसे ही y को निकाल लो, तो y हमारे पास क्या हो जाता है -1। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि x y दोनों के लिए सेम ही है, देन दिस इज 2। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाता है, -1, 2। तो -1, 2 विल सेटिस्फाई बोथ द लाइंस। तो वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस। तो बस हमें थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इतना आता है तो हमारे फिजिक्स का काम हो गया। हमें फिजिक्स में और ज्यादा डेप्थ में मैथ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जो फिगर्स होते हैं उनकी इक्वेशन को लगभग याद रख सकते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि भाई अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो वो किस फिगर को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो जैसे कि मैं बात करता हूं सर्कल, तो सर्कल हमारे पास है। सर्कल हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड चीज है जो आएगी हमारे पास। ग्रेविटेशन में सर्कुलर पाथ्स आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें सर्कल काफी ज्यादा यूज किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्कल हमारे पास ऐसा बना हुआ है, सेंटर को, ओरिजिन को सेंटर मान के, तो क्या होता है कि ऑब्वियसली इसका कुछ रेडियस भी होता है r। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन होती है वो हमारे पास x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर दिया जाता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां x नॉट और y नॉट जो हमारे पास होता है दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, राइट। तो अब हमारे पास क्या, जैसे यहां पर 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट जो था वो क्या था, 0 था। इस तरह से हमने निकाल दिया था। अच्छा, यहां पर हम एक क्वेश्चन और दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से एक दे दिया कि मान लो यहां पर हमने 3,4 लिया है, तो हमारे पास पॉइंट है हमारे पास 3,4। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास 3,4 और हमने एक सर्कल बना दिया इस तरह से, ऐसे। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है इसका डायमेट्रिकली अपोजिट हम बात कर सकते हैं। तो डायमेट्रिकली अपोजिट ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, वो हमारे पास आ जाता है 5,4। तो अब बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये 5,4 ले दिया मैंने, तो हम यहां से सीधा रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 4। तो रेडियस हम देख सकते हैं कि रेडियस कितना होगा, इसकी दूरी होगी विच इज नथिंग बट 2। तो अगर मुझे करना है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड देन रेडियस का स्क्वायर 2 स्क्वायर। आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ओके। तो अगर आपको दिख रहा है कि x और y दोनों हैं और दोनों स्क्वायर फॉर्मेट में है, और वैसे तो और भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनती हैं सर्कल के लिए, लेकिन उतने कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं जाना, हमें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एलिप्स। तो एलिप्स की हमारी बात करें तो एलिप्स होता क्या है, एलिप्स जो होता है इट्स लाइक सर्कल का एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एलिप्स हमारे पास कुछ इस टाइप का चीज बनाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये इट्स लाइक आपने जो सर्कल है उसको आपने दोनों तरफ से पिचका दिया। तो क्या होता है कि ये वाले दोनों साइड्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और ये साइड लंबा रहता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो दूरी होती है ना सबसे दूर वाली, ये इसको a बोलते हैं, और इसकी जो हमारे पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, राइट। इसको कहते हैं, a को हम बात करते हैं सेमी मेजर लेंथ, इसको कहते हैं सेमी मेजर लेंथ, ठीक है। और b को हम कहते हैं सेमी माइनर लेंथ, राइट, सेमी माइनर लेंथ, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये होता है, इसमें हमारे पास ओरिजिन होता है, हमें ज्यादा डिफरेंट शिफ्टेड एलिप्स से हमें डील नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन लगभग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में होती है। तुम ध्यान से दे सकते हो यहां पर तुम्हारा, अगर तुम इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उनके जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, इसमें डिफरेंट बनते हैं। इसका कोएफिशिएंट बन रहा है a स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट बन रहा है b स्क्वायर है। वैसे हम शिफ्टेड एलिप्स की बात भी कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू डाइव टू मच डीपर इनटू दैट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में भी हमें थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज हम गेन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है, इस तरह से ये x है ये y है। तो इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा असिम्प्टोट टाइप की चीजें होती हैं। असिम्प्टोट्स क्या होते हैं वो आपको बताए जाएंगे मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से हाइपरबोला होता है, इन दोनों लाइंस को टच नहीं करता कभी, और दो बनाता है खुले हुए, बीच में टच नहीं करता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो लगभग इस फॉर्मेट में होता है, जैसे इसका तुम्हारा हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, इसमें बस इतना है कि आपका जैसे मान लीजिए मैं किसी भी फॉर्म में ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। इसमें भी शिफ्टेड फॉर्म बना सकते हैं बट नहीं है। लगभग देखने में देखा जाए तो इक्वेशन दोनों सेम ही दिख रही है, लेकिन यहाँ पर x और y में अपोजिट साइन आ जाता है। वेरिएबल भी डिफरेंट होंगे x और y के, और मतलब उनके जो कोएफिशिएंट है वो भी डिफरेंट होंगे, और दोनों के बीच में जो साइन है वो भी ऑपोजिट होता है। बस यही डिफरेंस होता है एलिप्स की और उसकी इक्वेशन में। देख के आप ऐसे नहीं बता सकते। इसमें रही बात सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस नाम की चीज नहीं होती है। इसमें हम इन चीजों को किसी और तरीके से निकालते हैं। वो मैथ्स में कोनिक सेक्शन जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब आप उसके बारे में जान पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ देख के बताना है कि भाई ऐसी इक्वेशन दिखती है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो अपोजिट साइन के होता है। अब ये हमारे पास होता है हाइपरबोला। हमारे ज्यादा काम का जो हाइपरबोला होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमारा, उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थोड़ी सी हाइपरबोला से डिफरेंट दिखती है। वो कैसे आती है? अगेन वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। यहां पर हमारे पास क्या होता है? इस तरह का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या होता है कि इसमें ये y को टच नहीं करता, ये y इसका एसिम्प्टोट बन जाता है। इसको टच करने की कोशिश करता है, इट विल कीप ऑन गेटिंग क्लोजर, बट कभी उसको टच नहीं करेगा। वैसे x के साथ होता है। तो ये इधर ऐसा बनाता है और इस तरफ भी ऐसा बनाता है, जैसा यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव साइड में कर रहा है वैसे यहाँ नेगेटिव साइड में भी करता है। इसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन x, या यूं कहें कि इसमें x y जो होता है वो सम कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू सी कुछ कह लो, कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ इस पूरे कर्व के अराउंड जो प्रोडक्ट होता है एक्स और वाई का वो हमेशा सेम रहता है। किसी भी पॉइंट पे उठाओगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे कर्व में उसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेम आती है। तो ये इक्वेशन जो है हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए देख के, क्योंकि इसका ज्यादातर यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। हम लोग काफी सारे ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं पीवी वाले, जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला केस बनता है, या फिर इसका कोई फैमिली ऑफ हाइपरबोलास बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट बच जाता है, वो हमारे पास है पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं, बिकॉज काइनेमेटिक्स में पैराबोलिक ग्राफ्स बहुत ज्यादा हमें देखने पड़ेंगे। तो हम बात करते हैं पैराबोला की। अब पैराबोला क्या होता है ना, पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास लगभग, हम लोग सेंटर से पैराबोला की बात करेंगे, हमारे पैराबोला इतने टाइप के बन सकते हैं। एक तो या तो ऐसा पैराबोला बन रहा है यहां से ऐसा, दिस इज पैराबोला, राइट। या हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि आपका साइड से आ गया ऐसा, इधर ओरिजिन से टच कर रहा है। या फिर हमारे पास ऐसा आ रहा है कि भाई उसको नीचे कर दिया हमने पूरा ऐसा, और यहां पर इसका भी हमारे पास इस टाइप का इधर साइड में हो जाएगा, मान लो ऐसा। तो ऐसा पैराबोला है। पैराबोला में क्या होता है, ओपन रहता है, ये हमारे साथ इंफिनिटी पे तो चला जाएगा। तो ऐसा हाइपरबोला पैराबोला में अंतर ये है कि हाइपरबोला में उसके दो पेयर्स में बनते हैं, पैराबोला में अकेला ही बनता है, और इस तरह से होता है। और भी डिफरेंस होते हैं, बट दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास x है और y एक्सेस है, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, कैसे पता करेंगे? जैसे हमारे पास एक y के लिए दो x लग रहे हैं, तो इसका मतलब x स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो बेसिकली हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट आप लिख सकते हो, वेयर 4a इज एनी कांस्टेंट, ऐसा है। क्योंकि यहां पर अगर कोई भी एक y चुनते हो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी दो x की वैल्यूज आएंगी, एक तो ये आ जाएगा x1 और ये भी आ जाएगा -x1। तो एक पर्टिकुलर y के लिए दो आ रहे हैं, तभी हो सकता है जब ऐसा फॉर्मेट हो, अंडर रूट होकर दो वैल्यूज आएगा प्लस माइनस। यहां पर अगर हम बात करें तो एक x के लिए दो वैल्यूज आ रही है y की, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला टर्म बन जाता है इस तरह का। अब ये 4a है ना, वो कांस्टेंट है। 4a क्यों लिखते हैं? इट हैज समथिंग टू डू विद इन मैथ्स, यहाँ पर फोकस टाइप की कुछ चीज होती है, बट आप चाहो तो उसको सीधा ऐसे याद कर लो, y x स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इनटू y। सिमिलरली फॉर दिस कांस्टेंट है हमारे लिए। यहां पर क्या है, इसमें जस्ट हमने उल्टा कर दिया इसको, तो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आगे माइनस लगा दो, तो जहां जहां y था वहां वहां माइनस y लगा दो, दैट्स इट, ये बन जाता है। यहां पर जहां जहां x था वहां माइनस x लगा दो, सॉरी यहाँ पर x आएगा, और यहां पर तुम्हारा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इस तरह से। तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स, जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं, क्या क्या फिगर्स बनते हैं, उनकी क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। इक्वेशंस देख के हम बता सकें भाई किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है आगे जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स को कंटिन्यूअसली। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें हल्का सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इतना ज्यादा हमें डेप्थ में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया था, हमने अलजेब्रा कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, हमने लॉग अलजेब्रा में जो भी बेसिक पार्ट्स है वो कर लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट जो बेसिक मैथ्स में टॉपिक आ जाता है वो होता है कैलकुलस। नाउ कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटायर फिजिक्स, बिकॉज हम लोग पहले चैप्टर से ही काइनेमेटिक्स से कैलकुलस को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यूज करेंगे उसका बेसिकली क्वेश्चंस को करने के लिए। तो कैलकुलस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो जो कैलकुलस हमारे पास है, तो कैलकुलस इज बिट ऑफ हिस्ट्री, इट इज सेड टू बी डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। हालांकि कुछ प्रूफ्स ऐसे मिलते हैं कि कुछ और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, लाइबनिट्ज टाइप के और भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, दे डिस्कवर्ड इट इंडिपेंडेंटली एट दैट टाइम। तो ज्यादातर इसको क्रेडिट न्यूटन को ही दिया जाता है। तो कैलकुलस जो हमारे पास है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है तोड़ना, बेसिकली बहुत ही सिंपल भाषा में, यू हैव टू ब्रेक थिंग्स डाउन। इंटीग्रेशन यू हैव टू ऐड थिंग्स अप। तो बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब आपको छोटे छोटे जो चीजें हैं, मतलब वेरी स्मॉल थिंग्स, इफ यू ऐड देम दे बिकम वेरी बिग if there are a lot in number, and differentiation में bigger things are there, you can break them down into very small parts and you can see the nature of the curve. तो डिफरेंशिएशन को हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बेसिक करने वाले हैं फॉर्मूला बेसिस पे। हमारे पास कुछ फॉर्मूलास हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है कि हम लोग इसका एप्लीकेशन इन ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन इन ग्राफ्स। और लास्ट में हम लोग कुछ फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में देख लेंगे इसका कहां यूज होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेंगे। वही हम लोग इंटीग्रेशन में भी करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में भी पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, राइट। सेकंड हम लोग इसका भी एप्लीकेशन ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन इन ग्राफ, वही सारी चीजें होने वाली है, राइट। और लास्ट में हमारे पास आएगा, इसके लिए भी कुछ फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमें देखनी होंगी, फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो इन तीनों को हम लोग इस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास स्लोप का एक आइडिया देता है, और ये हम बात करें तो हमारे पास ये एरिया का आइडिया देता है। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ऑब्वियसली इसकी डिफरेंशिएशन आता कहां से है, स्टार्टिंग हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। इसका एक्चुअल में समझने के लिए वेयर इट कम्स फ्रॉम हमें लिमिट समझना पड़ता है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक चैप्टर होता है मैथ्स में, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन का ओरिजिन समझ पाते हो। बट यहां पर हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो चीज अभी क्योंकि पढ़ाई नहीं की है मैथ्स में, तो हम उस चीज को टच नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा मान के स्टार्ट करेंगे कि कुछ फॉर्मूलास हैं जो हमें याद करने होंगे, एंड उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहला भाई चीज है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर हम बात करें तो इट्स लाइक ब्रेकिंग अ ग्राफ डाउन टू फाइंड आउट अ टेंजेंट। और यू कैन सिंपली, अगर हम फॉर्मूलास की बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, एक चीज जान लो, एक चीज होता है एक ऑपरेटर होता है, जैसे d by dx। ऑपरेटर समझ में आता है, ऑपरेटर आर सिंबल्स व्हिच टेल्स यू व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2 + 2 क्या हो जाता है 4, तो दिस प्लस इज एन ऑपरेटर, इट इज टेलिंग यू टू ऐड देम। सिमिलरली अगर माइनस कर देता तो आपको पता चलता है आपको ये करना है, कोई बताता नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स, जिससे आप बड़ी बड़ी लैंग्वेज आपको ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ती। वैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है d by dx, और यहां पर हम कुछ लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए यहां पर fx लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी हम fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन किससे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x से कर रहे हैं, x के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसके बाद हमने डिफाइन इसको ऐसे किया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सीधा पहले फॉर्मूला पे डाइव इन करते हैं कि फॉर्मूला हमें क्या क्या पता होनी चाहिए। वी आर एज्यूमिंग कि भाई ये चीज हम इससे मान के चल रहा है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो d by dx हम क्या कर देंगे, कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने x की पावर n लिख दिया। तो देखो जनरली ऐसा होता है कि जब आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिजिक्स में,
तो क्या होता है कि यहाँ पर x के फॉर्म का ही कोई फंक्शन होगा जिसमें x कहीं ना कहीं होगा, बाकी जितने भी होंगे वो नंबर्स होंगे। तो हमें मल्टीपल वेरिएबल से डील नहीं करना, तो जो यहाँ होता है जिसका फंक्शन होता है जनरली हमें उसी से डिफरेंशिएट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए x की पावर n है, वेयर n इज एनी नंबर एंड x इज अगेन द वेरिएबल विद व्हिच यू आर डिफरेंशिएटिंग, तो इसका जो डिफरेंशिएट करने के बाद n x की पावर n माइनस 1 ये हमारे पास आ जाता है, इसको याद रखना है। सेकंड हमारे पास होता है, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, इसका होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, ln x का करते हैं, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x बन जाता है। वहीं पर मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x बन जाता है। फोर्थ नेक्स्ट देख लो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x। अब देखो ये इन दोनों में डिफरेंस है, लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पर x है, उसकी पावर कोई नंबर है, इसका नंबर है पावर x है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बनता है हमारे पास a की पावर x इंटू ln ऑफ a, इसको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास मान लो फिफ्थ वाला एक हम और देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए sin x कर दिया यहाँ पर, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, इसको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ sin x। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, स्क्वायर है। एट हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, दैट विल बी इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x है ना, ये cosec आ जाएगा यहाँ पे, तो cosec स्क्वायर x। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से हमारे पास बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हमारे ऊपर है। नहीं भी आते हैं तो अगर आपको बेसिक ये फॉर्मूला पता है, देन इनके बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है आप उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम देखेंगे द्वारा व्हाट आर द वेज व्हिच वी एक्चुअली यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सम अननोन फंक्शंस। तो ये हमारे पास है, इतना हम याद रखते हैं। आगे कुछ दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, फॉर्मूलास हमारे पास याद रखने के लिए। तो ये हमने फॉर्मूलास कर लिए हैं, लेकिन अब हमें क्या है, इनका एप्लीकेशन सीखना है। हाउ विल यू यूज देम इन फॉर्मूलास, तो ये फॉर्मूलास बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे, राइट। इसको समझ सकते हैं फिजिक्स में अगर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आती है, बट देन अगेन उसके लिए वो करना पड़ेगा, एंड इट विल बी टॉट इन मैथ्स नॉट इन फिजिक्स। तो जैसे हमारे पास ये सिंपल सा हो गया, इसके याद करने के बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चीज होती है उसको कॉल्ड है एडिशन रूल। एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसमें आपने एफ एक्स, एडिशन रूल या सब्सट्रैक्शन दोनों इसी में कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्शन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल। तो इसमें हमने बोला कि भाई एफ एक्स या प्लस माइनस जी एक्स है। अब ये एफ एक्स और जी एक्स कोई भी फंक्शन होगा, तो बोला जाता है कि अगर हमें बोला कि डिफरेंशिएशन करो y का, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो दोनों में डिवाइड हो जाता है। यानी क्या होता है, डी बाई डी एक्स है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, देन व्हाट हैपेंस इज इट डिवाइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसे ये डिवाइड होता है। अब सिर्फ दो फंक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर 3 4 5 10 कितने भी फंक्शन होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, आप ऐसा कर सकते थे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका यूज क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये डरने वाली बात नहीं है। एनी टू फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस ln x प्लस x की पावर 9। अब आपको बोला है कि dy बाई dx बताओ कितना होने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, राइट। इसको याद करना है, इसको ये याद है तो बाकी सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहां पर मैं बोला कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, dy बाई डी एक्स ऑफ हाउ, आप देखो इसमें इंडिविजुअली आपका डिवाइड हो जाएगा, विच इज व्हाट, e की पावर x, राइट, प्लस ln x प्लस x की पावर 9। तो ये तीन टर्म्स हैं, दो की जगह आप इसमें भी इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 9। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पूरे फॉर्मूलास याद किए हुए हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है, e की पावर x सीधा बन ही जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज 1 बाय x एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x की पावर n है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली
9 आगे आ जाएगा, 9 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 9 एक्स की पावर 8। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ एन इशू। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि हमें इसकी क्लैरिटी थोड़ी अच्छे से मिल जाए। तो जैसे मैंने क्या बोला कि देखिए, इसमें क्या करता हूं कि मैं प्लस माइनस वाला भी सिनेरियो ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 टर्म्स ले लेते हैं ना, e की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 10x और प्लस से cot x, मान लीजिए इस तरह से लिया हुआ है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन जब मैं करने वाला हूं इसका, तो हमारे पास क्या होने वाला है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैंने आपको पहले ही बताया, डिफरेंशिएटिंग द सम और माइनस ऑफ दैट। चलो यहाँ पर एक माइनस लगाए थे, फर्क नहीं पड़ने वाला, बात वही होने वाली है। तो डिफरेंशिएशन दिस एंटायर थिंग इज सेम एज डिफरेंशिएटिंग वन एट अ टाइम। तो आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस इसका क्या है, ये a की पावर x है, तो दिस इज a अ कांस्टेंट एंड x हमारे पास वेरिएबल है। तो क्या बन जाएगा, a की पावर x ln a। तो हमारे पास क्या बनता है, 3 की पावर x इंटू ln ऑफ 3। 10x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, कितना आया था हमारे पास, sec स्क्वायर x आया था। तो sec स्क्वायर x हमारे पास हो जाता है माइनस cot x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x माइनस का, तो यहाँ पर प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, आपको कितने भी मतलब टर्म्स ऐड करने को दे दिए, यू विल बी एबल टू फाइंड दिस। लाइक फॉर एग्जांपल x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस ln की पावर x प्लस cos की पावर x प्लस 10 की पावर x। इस तरह से हमने दिया है, ऐड किया, तो 3 6 टर्म्स है हमारे पास। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा इसका, तो ये x की पावर n का फॉर्मेट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5 माइनस 1 प्लस e की पावर x का हमारे पास हो जाएगा e की पावर x प्लस, सॉरी हाँ, ये जो e की पावर x हो जाएगा 5 की पावर x, ये e की पावर x वाला हो गया, e की पावर x ln a। तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर x इंटू ln 5, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो जाता है, प्लस cos x का हो जाता है माइनस ऑफ sin x, और हमारे पास क्या हो जाता है, 10x का हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल में हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सिंपल यही है कि हमारे पास जो भी टर्म्स ऐड हो रही हैं उनको आप बेसिकली क्या करिए, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे रूल पे जाते हैं, इसका नाम होता है मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि भाई हमारे पास देखो, जिस तरह से हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल मल्टीपल फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, वैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल भी मल्टीपल फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। बट हम लोग क्या करते हैं, दो के लिए देखते हैं एंड देन वी विल सी की मतलब मल्टीपल टर्म्स के लिए क्या बनने वाला है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, मान लीजिए कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा रूल हमें याद रखना है कि मान लीजिए पहले वाले को हम एज इट इज डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और जी एक्स को एज इट इज रखेंगे। देन हमने क्या बोला, हम लोग एफ एक्स को रखेंगे एज इट इज एंड देन क्या करने वाले हैं, जी एक्स को फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हमारे पास हो जाता है। तो मान लीजिए इस तरह से ये हो गया। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दो एडिटिव टर्म्स बनने वाली है, एक सम का एडिशन का साइन बीच में आएगा और हमारे पास दो टर्म्स ऐड हो रही होंगी, उसमें हम पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरे वाले में हम पहले वाले को एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये है। अब ऐसे हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास तीन डिफरेंट एडिटिव टर्म्स बन रही होती हैं जिसमें हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएट करते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कितना होता है, e की पावर x इंटू 10x, तो हमें इसको करना है, तो इसको हम थोड़ा करके देख लेते हैं। तो जैसे dy बाई dx निकालने को बोला गया, तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो, अब जो किसी को भी कर लो पहले, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास क्या होता है, e की पावर x एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, आप 10x को एज इट इज रखिए, प्लस फिर हम लोग क्या करते हैं, e की पावर x को आप रखिए एंड देन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, 10x का। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप देख लो यहाँ पर ऐसा कर ले, देखो दोनों टर्म्स रखे, e की पावर x 10x रखा है दोनों में, तो पहले इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एज इट इज रखा, इसमें हमने इसको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, e की पावर x इंटू 10x ये हमारे पास बन जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, e की पावर x और ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं
और हम चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा इसमें काफी पकड़ बन जाए इसमें। तो देखिए यहां पर ध्यान से, तो जैसे हमारे पास चलो तीन टर्म ले लेते हैं इस बार, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाए, e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू ln x। तो हमारे पास तीन टर्म्स हमने ले लिए, डिफरेंशिएट करके देख लो dy बाई dx। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, देखो तीन टर्म्स है तो यहाँ पर तीन एडिटिव टर्म्स बनेंगी, मतलब दो सम वाले साइन आएंगे। तो मतलब हमारे पास मान लो एक चीज बनने वाली है, प्लस दूसरी कोई चीज बनने वाली है, प्लस तीसरी कोई चीज बनने वाली है, इस तरह से। तो पहली वाली बनने वाली है उसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले को, बाकी को एज इट इज रखेंगे। तो e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू ln x। दूसरे में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकियों को एज इट इज रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू ln x। और तीसरे में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकियों को एज इट इज रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 बाय x। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तीन फंक्शंस का भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हम लोग चार फंक्शन चूज करते हैं ना। तो मैं बात करता हूं, जैसे y इज इक्वल टू सपोज e की पावर x हो गया, देन हमारे पास 2 की पावर x हो गया, फिर हमारे पास 10x हो गया, राइट। चलो थोड़ा और लेट्स टेक मोर एंड देन वी टेक sin x, राइट। तो हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव 5 फंक्शंस। अब 5 फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको मतलब इनके ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना आसानी है, हमें जो हमने सीखा है बेस आइडिया उसको आप यूज करिए। तो सिंपली क्या करने वाले हम लोग, देखो यहां पर जैसे हमें इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो सिंपली क्या करोगे, देखो पहले तो समझ लो कि जितनी टर्म्स है उतने एडिटिव टर्म्स बनेंगे। तो हमारे पास 5 है तो 5 एडिटिव टर्म्स बनने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक हमारे पास बनेगा ही बनेगा, प्लस एक दूसरा टर्म और बनेगा, प्लस एक और टर्म बनेगा हमारे पास, एंड देन हमारे पास एक और टर्म बनेगा। सॉरी 5 टर्म्स है तो हमारे पास एक और बनने वाला है इसके बाद, है ना। यहां पर हमारे पास एक और बनने वाला है ऐसे। तो क्या करेंगे, पहले वाले में हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकियों को एज इट इज रखेंगे। क्या हो जाएगा, e की पावर x 2 की पावर x 10x, राइट, ln x इंटू साइन x। अब देखो ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, मैंने उसी ऑर्डर को, क्वेश्चन वाले के ऑर्डर को मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऑर्डर कोई भी रख सकते हो, वही बनने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, बाकियों को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर x है और इसका हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln 2। फिर हमारे पास हो जाएगा 10x ln x sin x, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर x एज इट इज रखेंगे, 10x की टर्म की बारी आ गई, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू ln x और sin x। अब क्या करेंगे, ln x की बारी आ गई उसमें, बाकी सबको एज इट इज रखो, e की पावर x 2 की पावर x 10x एंड 1 बाय x, एंड देन हमारे पास हो जाएगा sin x। अब क्या हो गया, sin x की बारी आ गई, बाकियों को एज इट इज रखो, सिर्फ sin x को डिफरेंशिएट करो। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x 2 की पावर x 10x ln x एंड देन साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा सकते हैं, कितने भी ज्यादा फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाता है। बाद में हमारे पास एक और रूल हमारे पास बचता है लास्ट में, विच इज कॉल्ड एज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल के बाद हमारे पास एक और रूल है विच इज कॉल्ड एज चेन रूल। चेन रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि चेन रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू दिस रूल, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। तो मैं आज बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स बता रहा हूं, बाकी जो बचा हुआ डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बाकी एक और लेक्चर में हम पूरा खत्म कर देंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं डिवीजन रूल की, है ना। अब डिवीजन रूल क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास देखो इसको याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि dy बाई dx हमारे पास है, तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम क्या करेंगे, gx को स्क्वायर कर देंगे, मान लीजिए इस तरह से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, fx का करेंगे। तो fx का डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं, मान लीजिए ऐसा कर दिया, माइनस। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, fx मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है, देन d बाय dx ऑफ gx। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है, एंड ये हमारे पास जो है हो जाता है। इसमें हमें थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको ऑर्डर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर आगे पीछे आप मतलब फंक्शंस को कर देते हैं तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है।
इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। इसमें डिनोमिनेटर एज इट इज हमें छोड़ना पड़ेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा, माइनस फिर वाइस वर्सा। और इसमें सिर्फ दो ही फंक्शन हम लोग कर सकते हैं एट अ टाइम, बिकॉज डिवीजन में हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 की पावर x है, मान लीजिए इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए यहां पर तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास dy बाई dx करना है। तो dy बाई dx अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर कर देंगे। देन हमारे पास क्या, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे 2 की पावर x एंड देन न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया जाएगा विच इज इक्वल टू 1। अच्छा x की पावर देखो d अपॉन dx, अगर मैं x लेता हूं तो x नहीं, x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दिस इज x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो हमारा डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, माइनस fx हमारे पास कितना हो जाता है x और फिर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन विच इज गोइंग टू बी 2 की पावर x इनटू ln 2। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू x ln 2 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2x, राइट। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कितने भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो y की अगर हम बात करेंगे तो y विल बी इक्वल टू हाउ मच, से sin x अपॉन से ln x, हमने ऐसा कर दिया, राइट, या वाइस वर्सा, कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते थे। तो dy बाई dx हम लोग करने वाले हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा इसका ln का x का होल स्क्वायर, देन हम डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस फिर हम sin x को एज इट इज छोड़ देंगे और हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर नहीं सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें देखो ये डिवीजन रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल हमने देख लिया। दीज आर द बेसिक रूल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर यू टू नो इफ यू वांट टू सॉल्व डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है कि जनरली अगर हमें क्वेश्चंस आएंगे भी तो ऐसा नहीं आएगा कि इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है या डिवीजन रूल लग रहा है या फिर एडिशन रूल लग रहा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू ln x प्लस sin x होल डिवाइड बाय ln x माइनस sin x प्लस sin x इंटू ln x। मान लीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन दे दिया, बोला इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। अब क्या है ना, इसमें एट फेस वैल्यू कोई भी स्पेसिफिक चीज या तो ऐड नहीं हो रही है या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है और वो इंडिविजुअली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऊपर नीचे मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल लगाए जा रहे हैं। तो अगर मुझे इसको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन रूल करेंगे, सॉरी एडिशन रूल करेंगे। ये दोनों फंक्शंस अलग अलग डिफरेंशिएट किए जाएंगे और उनको ऐड किया जाएगा। बिकॉज एडिशन रूल में क्या होता है, बेसिकली अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये फंक्शन अलग से डिफरेंशिएट होगा और ये फंक्शन अलग से डिफरेंशिएट होगा। तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एडिशन रूल लगने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ln x प्लस sin x, राइट, होल डिवाइड बाय कितना, ln x माइनस sin x। तो ये हमारे पास हो गया और प्लस d by dx of what, that will be equal to sin x into ln x। तो हमारे पास इस तरह से हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डिनोमिनेटर हमारे पास है और न्यूमरेटर है, तो ये हमारे पास इस पूरे को एक डिनोमिनेटर मान लो, पूरे को न्यूमरेटर मान लो, पूरा डिनोमिनेटर आगे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ln x माइनस sin x। ये हमारे पास आगे से रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 by x प्लस cos x, राइट, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा जाएगा ln ऑफ x प्लस sin x एंड देन हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाएगा 1 अपॉन x माइनस cos x। ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ln x माइनस sin x का होल स्क्वायर किया जाएगा। ये हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसका कर लो, इसका करेंगे तो हमारे पास एक प्लस साइन लगा दो और इसमें आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो। तो हम क्या करेंगे, इसके दो टर्म्स बनेंगे, एक बार पहले वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, दूसरी बार वो डिफरेंशिएट होगा। तो क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, cos x हो जाएगा एंड देन हमारे पास ln x बच जाएगा प्लस sin x हमारे पास आई है एंड देन इसका 1 by x हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दिया। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये हमें समझने में आना चाहिए कि हमें जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हमें काफी चीजें कंबाइन करके देंगे वो, राइट। इट्स नॉट लाइक कि वो हमें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, दैट विल नॉट हैपन। तो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, इंटू ई की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 10x, राइट। एंड देन प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास हो गया, राइट। तो यहां पर ये डिवीजन हो रहा है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमें बोल रखा है कि भाई dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पे डिवीजन रूल लगाएंगे। ये हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा न्यूमरेटर है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे, कुछ नहीं करोगे उसका। अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करने आओगे तो आपको दिखेगा भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो पहले इसको कर लो, कितना हो जाएगा, cos x इंटू ई की पावर x प्लस फिर e की पावर x को कर लो, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x e की पावर x। तो वही हमने किया, इसको कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, फिर मैंने इसको किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। माइनस हमारे पास हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, sin x इंटू ई की पावर x को एज इट इज छोड़ देंगे और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x ln 2, ये हो जाएगा 10x और प्लस 2 की पावर x और sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको सीधा आप sec स्क्वायर x रख दीजिए, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। और ये पूरी चीज होल डिवाइड बाय क्या होगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो 2 की पावर x 10x का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल की। तो मल्टीप्लीकेशन रूल में हमारे पास क्या होगा, 2x, मतलब बेसिकली हमारे पास इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो 2x sin x, एंड देन हम लोग पहले वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे cos x। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल और डिवीजन रूल और सब्सट्रैक्शन रूल, इन सब का साथ में यूज किया जाएगा। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट फॉर्मूला वाला पार्ट या नॉर्मल सॉल्विंग वाला पार्ट जो है हमने डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट कर लिया है। हमारे पास सिर्फ चेन रूल बच जाता है, उसके बाद ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स बच जाते हैं और लास्ट में कुछ फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी बच जाते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो फिर इसको पहले आप देख लीजिए, इसमें जितना भी मैंने आज कराया उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में दूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो मैं ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब हर वीक में 2 या 3 लेक्चर आएंगे और मैं पूरा 11th और 12th कंप्लीट कराऊंगा इसके थ्रू थ्योरी और क्वेश्चन सारे इसमें फॉलो किए जाएंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे कंटेंट आप उसको अपडेटेड रह पाओ। सो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Good luck.